नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर जयपुर कोचिंग क्लासेस से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी जगह लेकर आया हूं कि मेरे को जो आज विद्यार्थी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, विद्यार्थी की ज़िंदगी के साथ जो खेला जा रहा है, उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन से न्यूज़ में चल रहा है कि ओमार घोटाला किस प्रकार किया जाता है और सिस्टम को किस प्रकार हैक किया जाता है, जिसके बारे में हम आपको रिदम बाय रिदम एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। देखिए घोटाला किस प्रकार होता है। तो देखो दोस्तों, घोटाले की एक प्रोसेसिंग देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि राजस्थान ओएमआर घोटाला सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा, किस प्रकार विद्यार्थियों के साथ धोखा होता है। आपने देखा होगा एसओजी का खुलासा हुआ है, जिसमें रक्षक ही भक्षक निकले हैं, रक्षक ही निकले भक्षक। किस प्रकार करप्शन किया गया है ओमार के साथ, जिसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए, एक आपने देखा होगा एक हैकिंग गैंग किस प्रकार एक्टिव हो चुकी है, और ये जो हैकिंग गैंग है ये कब से एक्टिव है? 2018 से एक्टिव है। 2018 से ये सिस्टम में किस प्रकार विद्यार्थियों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ एक तरीके से गेम खेला जा रहा था कि पढ़ने वाला विद्यार्थी बेचारा पीछे रह गया, नौकरी नहीं लग पाया, पूरी ज़िंदगी लगभग उसकी बर्बाद सी हो गई। और सिस्टम फिर भी एक तरीके से विद्यार्थियों के साथ धोखा करता रहा। डेटा को किस प्रकार एक दूसरे के साथ कट कॉपी पेस्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया गया, और विद्यार्थियों के जीवन के साथ किस प्रकार खेला गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, एसओजी ने जो रिपोर्ट दी है वो किस प्रकार रिपोर्ट दी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी 2018 से लेकर जो भी सिस्टम के अंदर भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर जो सक्रिय गैंग है, हैकिंग गैंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मामला क्या है, क्या मामला है। एसओजी ने किस किस प्रकार इसके बारे में रिदम बाय रिदम चर्चा की है। क्या मामला है देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मामला क्या है कि एसओजी की बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने एक ओएमआर हैकिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। किस प्रकार पर्दाफाश किया है कि एक जो गैंग थी वो 2018 से सक्रिय है। इसके अलावा ये गैंग कांग्रेस सरकार के कार्यकाल यानी 2018 से सक्रिय था। और आरोप क्या है, देखिए कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाया गया है कि सरकारी नौकरी बेचने के लिए ओएमआर सीट के साथ डिजिटल छेड़छाड़ की गई। सबसे बड़ी बात, ओएमआर सीट के साथ ही छेड़छाड़ी कर दी इन्होंने, एडिट करके, कट कॉपी पेस्ट करके, और उसके अंदर जो गोले हैं उसको गलत को सही करके इतनी बुरी छेड़खानी की गई है। देखिए सिस्टम की विफलता क्या रही है। बोर्ड के अधिकारी और प्राइवेट कंपनी मिलकर ये खेल खेल रहे थे। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं और प्राइवेट कंपनी है, सभी मिलकर क्या क्या खेल खेल रहे हैं। आगे देखिए, आगे हम इसको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक एक पॉइंट पर आपको लेकर चलूँगा मैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ किस प्रकार जीवन में क्या क्या किया गया। घोटाला करने का तरीका, फ़ोटोशॉप वाली नौकरी, यानी कि आपको बिल्कुल डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है घोटाला करने का तरीका क्या रहा है। फ़ोटोशॉप वाली नौकरी है, यानी जो स्कैनिंग है फ़ोटोशॉप में, यानी पहले स्कैनिंग की गई, यानी कि उसको ओमार पर चढ़ाने से पहले उसको स्कैनिंग करके और उसको ओमार शीट को स्कैनिंग किया गया। स्कैनिंग करने के बाद फ़ोटोशॉप में उसको एडिटिंग किया गया। एडिटिंग करने के बाद फिर उसका फर्जी यानी फेक रिजल्ट जारी कर दिया गया। असली ओमार बदली नहीं है, किया गया है। रिस्क से बचने के लिए जो मूल ओरिजिनल ओएमआर शीट के साथ तुरंत छेड़छाड़ी नहीं कर सकते थे ये, तो फिर इन्होंने क्या किया होगा,
डिजिटल खेल खेला होगा। और डिजिटल खेल खेला होगा तो कैसा खेल खेला होगा? स्कैनिंग के दौरान ओएमआर की इमेज ली जाती थी। यहाँ पर देखो स्कैनिंग हो रहा है, स्कैनिंग से पहले इसकी इमेज ली जा रही है। फिर फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल इसमें किया गया और फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करने के बाद कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की मदद से खाली गोलों को भरा जाता था या गलत का जवाब सही कर दिया जाता था। इस प्रकार ओएमआर के अंदर इन्होंने एडिट किया। नतीजा क्या निकला? मेरिट लिस्ट इस प्रकार एडिट की गई कि इमेज के आधार पर परसेंटेज इमेज के आधार पर बनती थी, न कि असली सीट के आधार पर। जो भी मतलब इनका रिजल्ट जारी किया जाता था वो अब उन्होंने जो फर्जी तरीके से ओएमआर शीट बनाई उसमें एडिटिंग की, उसके आधार पर उसका रिजल्ट जारी किया जाता था। मेन ओएमआर के थ्रू इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता था। अब देखो आगे की प्रोसेसिंग में क्या है। आगे की प्रोसेसिंग में आपको और कौन कौन इसमें शामिल रहे। इसके अंदर बाहरी खिलाड़ी एक तो राघव कंपनी का हाथ सबसे बड़ा रहा है। अगर राघव कंपनी के परिचय की हम बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो ये कंपनी है इसका पता तो नई दिल्ली का था, लेकिन मूल रूप से कहाँ काम करती थी? मूल रूप से ये लखनऊ यानी यूपी वेस्ट की कंपनी थी, वहाँ की कंपनी थी और पता कहाँ का था इसका? दिल्ली का। अब भूमिका देखो इसकी क्या भूमिका रही है। कांग्रेस सरकार ने ओएमआर स्कैनिंग का ठेका इसी कंपनी को दे रखा था। कांग्रेस सरकार ने इस कंपनी को ठेका दे रखा था, यानी कि कंपनी तो पता तो कहाँ का दे रखा था? दिल्ली का। और मूल रूप से कहाँ की थी? ये लखनऊ की। अब देखो साहब आगे क्या कह रहा है ये कि इस कंपनी का मुख्य काम ही ओएमआर स्कैनिंग की आड़ में घोटाला करना था। सबसे बड़ी बात ये है, कंपनी स्कैनिंग की आड़ में घोटाले करती थी। और कर्मचारी देखो इसमें, कर्मचारी के यानी इस कंपनी के कर्मचारी जैसे विनोद और शारदान, दो नाम को अभी एसओजी ने इनको गिरफ्तार किया है। इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कंपनी के कर्मचारी विनोद और शारदान सीधे तौर पर इसमें शामिल थे। इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला जो किया है ये सीधे तौर पर इसमें शामिल थे। अब आगे चलते हैं हम बात। घर के भेदी कौन कौन है इसमें? आरएसएसबी के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। आरएसएसबी के अधिकारी कौन कौन शामिल रहे हैं? देखो, एक तो आप प्रोफाइल देख रहे होंगे संजय माथुर की। संजय माथुर कौन था? ये संजय माथुर यहाँ पर आरएसएसबी में टेक्निकल हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। मास्टरमाइंड यही है, इसका ध्यान रखना। और जो एक प्रोफाइल और देख रहे होंगे आप प्रवीण गंगवाल की, ये जो प्रवीण गंगवाल है ये प्रोग्रामर है यहाँ पर, जिसमें हेल्पर के रूप में यानी सहयोगी के रूप में इन्होंने इस ओएमआर घोटाले को या ओएमआर स्कैम को इन्होंने अंजाम दिया है। देखो संजय माथुर टेक्निकल हेड, ये बोर्ड के तकनीकी प्रमुख रहे हैं और घोटाले के मास्टरमाइंड भी रहे हैं। और प्रवीण गंगवाल कौन है? ये प्रोग्रामर है, अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की है। माथुर के साथ मिलकर डेटा में हेराफेरी ये करते थे। धोखा क्या है? इन्होंने क्या किया? इनका काम प्राइवेट कंपनी पर नज़र रखना था, लेकिन ये खुद कंपनी के साथ मिलकर घोटाला करवा रहे थे। देखो कितना गजब तरीके से इन्होंने गेम खेला है। इनका काम तो क्या था? इनका काम था प्राइवेट कंपनी पर नज़र रखना, यानी रक्षा करना, यानी रक्षा की भक्षक कैसे होंगे, लेकिन खुद कंपनी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं भाई साहब? घोटाला कर रहे हैं ये। आगे चलते हैं, बात आगे करते हैं। देखो कर्मचारियों का निजी घोटाला किस प्रकार हमारे इसमें सामने आता है। देखो सबसे बड़ी बात ये कि साइड बिजनेस क्या रहा है इनको। राघव कंपनी के कर्मचारी विनोद और शारदान अपने स्तर पर सभी अभ्यर्थियों से डील करने लग गए थे। बैठ कर भी तुम्हारा इतने में सिलेक्शन करवा दूंगा, तुम मेरे को इतने पैसे दे दो। अरे क्या हमारे तो इतने सही बैठ रहे हैं, अरे तुम तो केवल पैसे दे दो, मैं तुम्हारी ओएमआर शीट ही चेंज करवा दूंगा। इस प्रकार के घोटाले करने लग गए थे। डील करते थे विद्यार्थियों से, और डील विद्यार्थियों से कर करके इन्होंने काफ़ी जेब भर लिए थे। एक दिन क्या हुआ, कहाँ पर ये पकड़े गए? ये लोग लखनऊ यानी यूपी की तरफ जा रहे थे, जब यूपी एसटीएफ ने इन्हें पकड़ लिया था, धरपकड़ कर ली थी। और इसके बाद इनके पास 1 लाख रुपए नगद और अभ्यर्थियों की लिस्ट मिली थी जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे। और पैसे जब इन्होंने लिए थे तो ये पैसे लेने के बाद ये पकड़े गए और उन अभ्यर्थियों के नाम भी इनके उस लिस्ट में थे। और यहाँ तक कि इन्होंने यूपी एसटीएफ ने राजस्थान सरकार को आगाह भी कर दिया था कि भाई इस प्रकार से, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस समय, हम कह सकते हैं कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, अगर ध्यान दिया भी होगा तो एक्शन नहीं लिया होगा, हो सकता है लिप्त भी हो।
हम कह नहीं सकते, लेकिन ये जो कह रही है रिपोर्ट, इसके अनुसार हम कह सकते हैं। देखो इसमें क्या खेला हुआ, ये क्या करते थे, सबसे पहले जो छोटी भर्तियाँ होती थी, उन छोटी भर्तियों के अंदर विद्यार्थियों से पैसे वसूल के और रिजल्ट को हाई करने के लिए ये पैसे लेते थे, और पैसे लेने के बाद मार्कशीट हमारे उसमें एडिट करके और फिर फर्जी रिजल्ट जारी करते थे। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियों के अंदर देखो, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर जैसी भर्तियों में पास करने का सौदा करते थे। ये छोटी भर्तियाँ इनके साथ में रखते थे पहले। उसके बाद देखो जांच का नाटक किस प्रकार इन्होंने किया, चोर ही बने सिपाही। देख रहे हैं आप इसमें मेन स्क्रीन पर जांच का नाटक, यानी चोर ही सिपाही कैसे बन गए। सबसे पहले भाई साहब क्या करते थे, ये घोटाला करते थे, और घोटाला करने के बाद, अब घोटाला तो हो गया, घोटाला करने के बाद फिर जांच कमेटी बिठाई जाती थी, और जब जांच कमेटी बिठाने के बाद इन्हीं को जांच करने, क्योंकि जांच के लिए तो बनाए गए थे इन दोनों को, तो ये जांच आरोपी ही क्या बन जाते थे, वहाँ पर जज बन जाते थे। और जज बनने के बाद फिर जब इनको जांच के लिए भेजा जाता था तो फिर ये उसको क्लीन चिट दे देते थे। तो इस प्रकार ये बचते रहे, लंबे समय तक बचते रहे, क्लीन चिट दे देकर बचते रहे। शिकायत देखो, और जब ओमायर में गड़बड़ी की अफवाह उड़ी तो बोर्ड ने एक जांच कमेटी बनाई। हैरान करने वाला सच देखो, जांच कमेटी में संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल को इसमें शामिल कर लिया गया जांच करने के लिए। फिर जांच करने के लिए, क्योंकि यही तो हैवान है और यही शैतान है, इसको हम हैवान भी कह सकते हैं, शैतान भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन का इन्होंने गला घोटा है। फिर ये क्या करते थे, जो लोग घोटाला कर रहे थे वो खुद को निर्दोष साबित, इन्होंने खुद को ही क्लीन चिट दे दी कि भाई इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। निष्कर्ष देखिए, सरकार और बोर्ड संरक्षण के बिना ये संभव नहीं था। यानी हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि या तो इसके अंदर सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। अब देखो आगे मैं बात करूँ तो आगे देखिए इसमें क्या हुआ होगा। सबसे बड़ी बात, एक सबूत मिला है जिसमें जिस विद्यार्थी के -6 नंबर थे उसके 239 नंबर आए। यानी असली अंक तो -6 हैं और फर्जी अंक इन्होंने 239 जो कर दिए। चौंकाने वाला मामला है, एक अभ्यर्थी के असली नंबर -6, घोटाले करके 239 नंबर उसके आगे। पूनम का केस, संजय माथुर ने खुद पर्ची देकर पूनम नाम के अभ्यर्थी को 182 नंबर करवाए। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने इतने नंबर बढ़ा दिए, 182 नंबर, और 182 नंबर बढ़ाने के बाद भी मेरिट लिस्ट काफ़ी ऊंची पहुंच गई और फिर उस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता है। इन फर्जी नंबरों की वजह से मेहनत करने वाले यानी किसानों के बेटों की नौकरियां चोरी हो गई, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी का हो सकता है लास्ट ईयर भी रहा हो नौकरी का भी, हमें लास्ट साल बचा है तो जम के मेहनत कर लिया जाए, लेकिन उनका भी एक तरीके से इन्होंने गला घोटा है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ इसमें बिकी है। एक तो लैब असिस्टेंट की, प्रयोगशाला की, कृषि पर्यवेक्षक की और महिला सुपरवाइज़र की, ये 3 भर्तियों के अंदर इन्हें स्कैम किया गया था। ये डिटेक्टेड पोजीशन पे रही है। एसओजी का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी कई परीक्षाओं में ओमार सीट बदली गई है, इसकी भी जांच करवाने की संभावना है, इसकी भी जांच करवाई जाएगी। आगे देखो दोस्तों, राजनीतिक सवाल अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और गहलोत सरकार, क्योंकि उस समय कांग्रेस और गहलोत सरकार का बड़ा इसमें हाथ रहा है। आपने देखोगा आरएस पेपर के अंदर डोटासरा जी का भी कुछ उनके परिवार से संबंधित आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भाई परिवार के बहुत सारे सदस्यों को इन्होंने लगवा दिया। तो हम आरोप नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़ की हेडलाइंस हमने देखी उसमें ये लग रहा था कि भाई एक ही परिवार से तो उस समय की चीज़ें हो रही होगी। टाइमलाइन देखिए, पूरा गैंग 2018 में सक्रिय सरकार बनते ही पनप गया था और सरकार का संरक्षण का आरोप लगाए। इतना बड़ा घोटाला ऊपर के आदेश या संरक्षण के बिना इसमें ये संभव ही नहीं हो सकता। पेपर लीक, बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी और ओमार घोटाला, ये एक सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। उस समय बाबूलाल कटारा को भी अरेस्ट किया गया था। कमज़ोर नेतृत्व, अगर मुख्यमंत्री या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सब पता था या उनका प्रशासन पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, ये दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए सरकार को इस चीज़ का पता नहीं था तो फिर प्रशासन पर उनका कोई नियंत्रण भी नहीं था। या तो सरकार को सब पता था, और सरकार को अगर पता था तो फिर वो भी उसमें शामिल थी। अगर मान लो सरकार को इसके बारे में पता नहीं था लेकिन प्रशासन पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था,
इन पर इनका कोई नियंत्रण था ही नहीं। आगे देखिए, ऐसे ये 2019 में पकड़े जाते, लेकिन क्या हुआ, यूपीएसटीएफ एक्शन, मैंने आपको पहले भी पीछे बताया था कि यूपीएसटीएफ ने इनको, राजस्थान सरकार को पहले ही इन्फॉर्मेशन दी थी। इन लखनऊ में कंपनी के लोग पकड़े गए थे ना ये, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर दर्ज यानी इसकी सूचना राजस्थान आरएसएस को इसकी जानकारी दे दी गई थी पहले ही। फिर भी राजस्थान सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, दबाया गया था इस मामले को। आरएसएसबी ने इस मामले को दबा दिया और उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों से इनकी जांच करवा दी, जो रक्षक ही भक्षक निकल गए। इसका परिणाम क्या हुआ, 2019 के बाद भी घोटाला चलता रहा और हजारों योग्य छात्र, उनका भविष्य बर्बाद हो गया और उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। आगे देखिए, क्या बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे क्या? और बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे तो इसके लिए क्या किया जाएगा? क्या बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे? और बड़े मगरमच्छ अगर पकड़े जाएंगे तो छोटी मछलियां इसमें भी शामिल होगी, बड़ी मछलियां भी शामिल होगी। छोटी मछलियां जैसे अधिकारी और कंपनी के कर्मचारी इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। और अगर बड़ी मछलियों की बात करें जिसमें नेता है, मंत्री है, ये भी इसमें क्या है कि नेताओं के पास तो स्पेशल अथॉरिटी होती नहीं है, तो नेता इसमें पकड़ में मुश्किल से आते हैं, क्योंकि ये फाइलों पर सीधे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जबकि जो छोटे अधिकारी होते हैं ये इस पर हस्ताक्षर करते हैं। फिर कानूनी पेच क्या हो सकता है, ये कोर्ट को सीधे निर्देश के सबूत यानी कि कानूनी पेच ये कोर्ट को सीधे निर्देश के सबूत चाहिए होते हैं, जो कि नेताओं के इसमें साइन होते नहीं हैं, इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। सच्चाई क्या है, जब तक राजनीतिक आकाओं तक आँच नहीं आएगी तब तक सिस्टम ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसे ही फर्जीवाड़े होते रहेंगे, ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थियों की ज़िंदगियाँ तबाह होती रहेगी। इसलिए सरकार को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए साहब। आगे देखिए साहब, भजनलाल सरकार को फिर चुनौती है। भजनलाल सरकार ने, आपने देखा होगा, आते ही बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे आपने देखा होगा एसआई की भर्ती पर लगाम लगाया, उसको रद्द करवाया, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की कोशिश की गई और बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करने के बाद भी ऐसी समस्याएं आती रही। अब देखिए क्या चुनौती है भजनलाल सरकार को, दाग धोना, यानी कि पिछली सरकार के जो पाप धोने और सिस्टम को साफ करने की जिम्मेदारी अब मौजूदा सरकार के पास है। ये चाहे तो ऐसे पाप धो सकती है। एक्शन मोड में है एसओजी को बिल्कुल फ्री हैंड कर ही दिया गया है। एसओजी चाहे तो पुरानी सरकारों के भी चिट्टे निकाल सकती है। वादा है अगले 1 महीने में बड़ी गिरफ्तारियों का दावा किया गया है एसओजी के द्वारा कि भाई ये तो छोटी मछलियां हैं, इसमें कौन कौन शामिल है सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और परीक्षा की बात करें तो छात्रों का भरोसा जीतना इस सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा हो गई है। अब जिस प्रकार अब विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई सरकार के लिए। सरकार को इस पर भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, निष्कर्ष किस प्रकार निकलेगा, किस प्रकार इन पर ये सिस्टम को रिबूट किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखो आप देख रहे होंगे गठजोड़ किस प्रकार, यानी कंपनी है, पहले तो कंपनी के साथ एक सरकारी अधिकारी के साथ एक राजनीतिक संरक्षक होता है ना, तभी नौकरी की चोरी होती है। और पीड़ित कौन होते हैं इसमें? सबसे ज़्यादा जो किसान परिवार के, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, जिनके घर के अंदर माँ बाप रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं और बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो उनको कहाँ से पैसा मुआयना करवाया जाता है। और फिर उनके बाद फिर भी अगर बच्चा नौकरी लग जाएगा तो वो तो कर्जे के उसके अंदर डूब जाते हैं, उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। लेकिन सरकार इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रही है। इससे देखो सबक ये निकल रहा है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, पूरी भर्ती सिस्टम को पारदर्शी बनाना होगा, तब जाकर एक एक बच्चे को विश्वास मिल पाएगा कि हाँ मैं नौकरी लग सकता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो नौकरी लग सकता हूँ। अन्यथा ये भी एक तरीके से भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ जाएंगे और उनकी ज़िंदगी, लाखों विद्यार्थियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उम्मीद हमें ये है कि एसओजी की जो जांच से बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आने वाले हैं। उम्मीद है सरकार इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाली है। दोस्तों आगे देखिएगा, आखिरी विचार मैं आपको बता देता हूँ कि एक किसान का बेटा बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन अगर सिस्टम ही -6 नंबर वाले के विद्यार्थी के 239 नंबर दे देता है, तो
उसकी मेहनत का क्या मोल रह जाएगा। न्याय तभी होगा जब हर एक दोषी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो जेल में हो, चाहे नेता हो, चाहे इसके बाद बड़े से बड़ा सरकारी कर्मचारी हो, तब जाकर हम इस सिस्टम को रोक सकते हैं, अन्यथा इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एसओजी की कार्रवाई के साथ साथ क्या क्या ओएमआर सीट में घोटाले हुए, इसके बारे में मैंने अवगत कराया। इसके साथ कोई नया वीडियो लेकर बहुत जल्द हम मिलेंगे। इसी के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।